हे एवरीवन, दिस इज़ गीतांजलि। आज हम स्टार्ट करेंगे आईपीसी का चैप्टर 5A जो कि डील करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से। इस चैप्टर में टोटल 2 सेक्शन हैं, सेक्शन 120A और सेक्शन 120B। सेक्शन 120A में तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है क्या, इस बात को डिफाइन किया गया है। वहीं सेक्शन 120B में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट बताई गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 120A। बाद अगर आप सेक्शन 120A को डायरेक्ट से देखें तो ये कहते हैं 2 और मोर पर्सन अग्री टू डू और कॉज टू बी डन। अब यहाँ सेक्शन 120A को आगे समझने से पहले हमें पता होना चाहिए अग्री टू डू और कॉज टू बी डन का मतलब क्या है। देखिए, अग्री टू डू का मतलब है A और B ने आपस में अग्रीमेंट किया कि हम Z को मारेंगे। अगर ये आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि हम Z को मारेंगे तो ये हुआ एग्री टू डू, मतलब वो आपस में एग्री कर रहे हैं किसी ऑफेंस को करने के लिए। और कॉज टू बी डन का मतलब है कि वो आपस में अग्रीमेंट करके किसी तीसरे पर्सन को अप्रोच करते हैं कि उसे उस पर्सन को मारना है जिसे हम मारना चाहते हैं। जैसे A और B अग्री होते हैं कि हमें Z को किल करना है, बट वो खुद किल नहीं कर रहे, वो अप्रोच करते हैं C को कि तुझे Z को मारना है, तो ये कहा जाएगा कॉज टू बी डन। यानी 2 से ज़्यादा लोग आपस में अग्री करके खुद कोई ऑफेंस करें या फिर आपस में अग्री करके किसी दूसरे पर्सन से कोई ऑफेंस करवाएं तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ही माना जाएगा। देखिए, अब ये आगे सेक्शन 120A में 2 क्लोजेज ऐड करते हैं, क्लोज 1 और क्लोज 2। ये इसमें क्या कहना चाहते हैं, ये कहते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में एग्री होते हैं कोई एक्ट को करने के लिए या आपस में एग्री होते हैं किसी दूसरे पर्सन से इस एक्ट को करवाने के लिए। ये एक्ट क्या है, या तो ये एक्ट जो कराना चाहते हैं ये इल्लीगल एक्ट है। अब इल्लीगल एक्ट का मतलब क्या है, सेक्शन 43 ऑफ आईपीसी में ही डिफाइन किया गया है कि इल्लीगल का मतलब क्या होता है। सेक्शन 43 ऑफ आईपीसी के अकॉर्डिंग इल्लीगल एक्ट में इंक्लूड होता है कोई ऑफेंस, कोई ऐसा एक्ट जो लॉ के अकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड है, या कोई ऐसा एक्ट जो ग्राउंड देता है सिविल एक्शन को। क्या, इन्हें हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे A ने B को मर्डर कर दिया तो ये हुआ ऑफेंस, क्योंकि ये ऑफेंस है आईपीसी के अकॉर्डिंग तो ये इल्लीगल एक्ट है। प्रोहिबिटेड बाय लॉ होता है किसी और एक्ट में किसी एक पर्टिकुलर काम को प्रोहिबिट किया गया है कि ये नहीं करना। जैसे कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में डाउरी के लिए प्रोहिबिशन लगाई हुई है, NDPS एक्ट में ड्रग्स पे प्रोहिबिशन लगाई हुई है, तो ये सब कवर होंगे प्रोहिबिटेड बाय लॉ में। थर्ड ये कहते हैं ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, यानी कि जैसे कोई एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन के साथ एक्ट किया और जो उसने वो एक्ट किया वो कहीं ना कहीं उसका एक्ट उस दूसरे पर्सन को ग्राउंड दे रहा है कि वो उस पर्सन के अगेंस्ट कोई सिविल सूट फाइल कर दे। अब यहाँ इतना समझने के बाद क्या है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के साथ एग्रीमेंट किया किसी इल्लीगल एक्ट को करने के लिए, यानी किसी ऑफेंस को करने के लिए, कोई ऐसा एक्ट करने के लिए जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, या कोई ऐसा एक्ट करने के लिए जो ग्राउंड देता है सिविल एक्शन को। वहीं सेक्शन 120A के क्लोज 2 में ये कहते हैं कि ऐसा एक्ट जो इल्लीगल नहीं है बट जो उसके करने का तरीका है वो इल्लीगल है। कैसे, इसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए एक कोई लैंडलॉर्ड है, वो अपने टेनेंट को एविक्ट कराना चाहता है। अब जब टेनेंट को एविक्ट कराना है तो लैंडलॉर्ड को है कि वो कोर्ट में जाए और एविक्शन का सूट फाइल करे, बट इस लैंडलॉर्ड ने क्या किया, एविक्शन का सूट फाइल ना करके 3 से 4 लोग हायर करे कि मेरे घर में जो टेनेंट है आपको घर आकर उसका सामान उठाकर बाहर फेंकना है। यहाँ क्या है, टेनेंट जो एक्ट करना चाहता है वो एक्ट इल्लीगल नहीं है क्योंकि वो अपने उस प्रेमाइसेस से टेनेंट की एविक्शन कराना चाहता है, बट जो तरीका उस लैंडलॉर्ड ने अपनाया वो इल्लीगल है। अगर लैंडलॉर्ड इस तरह का एक्ट करता है और लोगों को हायर करके उस टेनेंट को बाहर निकालता है तो ये आपका फॉल करेगा क्लोज 2 में, और ये भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ही माना जाएगा। उसके बाद सेकंड क्लोज में ही ये लिखते हैं सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इसका क्या मतलब है कि इन एक्ट का अगर अग्रीमेंट भी किया तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ही है। यानी अगर किसी पर्सन को किसी दूसरे पर्सन की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करना है तो अगर वो सिर्फ एग्रीमेंट, उन लोगों का एग्रीमेंट ही प्रूव कर देता है कि इन लोगों ने एग्रीमेंट किया था कुछ ऐसा एक्ट करने के लिए, तो ये
लायबल होगा पर्सन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। बट इस एग्रीमेंट वाली बात को ही ये प्रोवाइजो में क्लियर करते हैं और कहते हैं प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी unless some act beside the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof। देखिए यहाँ ये प्रोवाइजो में क्या कहना चाहते हैं, मेन सेक्शन में तो इन्होंने कहा कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस को अगर प्रूव करना है तो अगर पार्टी सिर्फ उन पार्टीज का एग्रीमेंट प्रूव करती है तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्रूव हो जाएगी। वहाँ इस बात को प्रोवाइजो में क्लियर करते हुए ये लिखते हैं कि जब किसी पार्टीज का जो एक्ट है वो ऑफेंस है तो उस ऑफेंस को प्रूव करने के लिए अगर एग्रीमेंट प्रूव कर दिया जाए तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए प्रूव इतना सफिशेंट है। पर साथ में वो लिखते हैं प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन के केस में एग्रीमेंट के साथ साथ कुछ एक्ट भी उस पार्टी को प्रूव करना होगा। कैसे, इन्हें हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। मान लीजिए ए और बी ने एग्रीमेंट किया कि वो जेड का मर्डर करेंगे और जेड को पता चल गया कि ये मेरा मर्डर करने वाले हैं और उन्होंने एग्रीमेंट किया। जेड ने क्या किया, ए और बी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कराई, एफआईआर लॉन्च कराई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। जो ये एफआईआर लॉन्च कराई, इस एफआईआर का जो बेस है वो क्या कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्रूव करवाना चाहता है ए और बी की कि वो मेरे को मारना चाहते हैं। तो इस केस में क्योंकि वो उसको मारना चाहते हैं, ये फॉल करेगा ऑफेंस की कैटेगरी में। तो वो कहते हैं इस केस में इस जेड को कोर्ट में सिर्फ ए और बी के अगर वो एग्रीमेंट को प्रूव कर देता है तो ये ए और बी लायबल होंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। वहीं ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन के लिए कहते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए और बी अग्री होते हैं कि हम शोर मचाकर, ठीक है, न्यूसेंस करके हम जेड को परेशान करेंगे। अब ये न्यूसेंस कैसे करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई म्यूज़िकल सिस्टम बजाकर उसको परेशान करना चाहते हैं और वो बाज़ार से जाकर, मार्केट से जाकर वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट परचेज़ भी कराते हैं। अब यहाँ पे वो शुरू करते हैं वो एक्ट, जेड को पता चल गया कि ये न्यूसेंस करने वाले हैं। अब यहाँ अगर जेड ए और बी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कराता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, तो उसे उस एग्रीमेंट को, मतलब ए और बी एग्री हुए थे कि मेरे खिलाफ ये न्यूसेंस करेंगे और साथ में कोई एक्ट क्या प्रूव करेगा कि वो मार्केट जाकर प्रिपरेशन भी कर रहे हैं कि हम ये न्यूसेंस किस तरह से करेंगे। तो मतलब अगर वो एग्रीमेंट और एक्ट प्रूव करेगा तो ही ये पर्सन लायबल होंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। यहाँ सिर्फ एग्रीमेंट से वो लायबल नहीं होंगे। उसके बाद सेक्शन 120A में ये लास्ट में एक एक्सप्लेनेशन ऐड करते हैं और एक्सप्लेनेशन में ये लिखते हैं कि ये जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एक्ट है, लास्ट में जो एक्ट ये ऑब्टेन करेंगे वो ज़रूरी नहीं है कि इलीगल एक्ट ही हो, ये कोई और एक्ट भी होता है तो भी ये पर्सन लायबल होंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। फॉर एग्जांपल वो लैंडलॉर्ड वाला एग्जांपल ले लीजिए। लैंडलॉर्ड टेनेंट से उस मकान को खाली कराना चाहते हैं, यानी अल्टीमेट एक्ट जो है वो लीगल है बट जो वो तरीका अपना रहे हैं वो इलीगल है। स्टिल क्योंकि अल्टीमेट एक्ट लीगल है तो ये भले ही लीगल एक्ट है बट जो तरीका अपनाया वो इलीगल था, तो ये लैंडलॉर्ड लायबल होंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। अब यहाँ सेक्शन 120A पूरा समझने के बाद हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जिस्ट है एग्रीमेंट। पर साथ ही इस एग्रीमेंट वाली बात को ये प्रोवाइजो में क्लियर करते हैं कि ऑफेंस के लिए तो आपको सिर्फ एग्रीमेंट प्रूव करना है, बट प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन के लिए आपको एग्रीमेंट और साथ के साथ कोई ओवर्ट एक्ट भी प्रूव करना होगा। उसके बाद आते हैं सेक्शन 120B पे जो कि डील करता है पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। देखिए यहाँ ये सेक्शन 120B में पनिशमेंट को लेकर क्या कहते हैं कि अगर किन्हीं दो लोगों ने आपस में एग्रीमेंट किया किसी ऑफेंस को करने का और जिस ऑफेंस को करने का इन्होंने एग्रीमेंट किया उसकी पनिशमेंट डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट या 2 साल से ज़्यादा की रिगेरियस इम्प्रिजमेंट है और सीआरपीसी में कहीं भी इनकी पनिशमेंट का कोई प्रोविज़न प्रोवाइडेड नहीं है, तो ये पर्सन ऐसे लायबल होंगे जैसे कि एक अबेटर लायबल होता है अगर उसने कोई ऑफेंस अबेट किया होता तो। उसके बाद ये ऑफेंस के इस
पार्ट के बाद ये बात करते हैं कि अगर किसी पर्सन ने किसी दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया किसी ऐसे ऑफेंस को करने का जिसकी पनिशमेंट 2 साल से कम या फिर सिंपल इम्प्रिजमेंट उसकी पनिशमेंट प्रोवाइडेड है, या फिर ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, या फिर ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन देता है, कोई ऐसा ग्राउंड देता है जिससे सिविल सूट फाइल किया जा सके, तो फिर इस केस में ये पर्सन जिसने ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी लायबल होगा 6 मंथ तक की इम्प्रिजमेंट के लिए। आप ध्यान दें तो यहाँ पे पनिशमेंट भी लेसर है और साथ में सेक्शन 196 ऑफ CRPC के क्लोज 2 में भी एक सेफ गार्ड प्रोवाइड किया गया है कि इन केसेस में जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कोई केस 2 साल से कम की इम्प्रिजमेंट का कोई ऑफेंस किया हो, प्रोहिबिटेड बाय लॉ किया हो, या फिर ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन की कोई कॉन्स्पिरेसी करी, इन केसेस में पहले सैंक्शन लेना होगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से। और ये सैंक्शन लेने वाली बात कहाँ पे प्रोवाइडेड है? ये प्रोवाइडेड है आपके सेक्शन 196 क्लोज 2 ऑफ CRPC।